2025 के इंडिया में जुडिशरी और पॉलिटिक्स का कनेक्शन एक बार फिर से स्पॉटलाइट में आ गया है। जब भी कोई जज रिटायर करता है, पब्लिक स्पेकुलेशन तुरंत शुरू हो जाता है। क्या वो पोस्ट रिटायरमेंट सरकारी पोस्ट लेंगे? क्या उनके कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स ने उनके फ्यूचर को सिक्योर किया है? यही सवाल अब दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस शैलेंद्र कौर की रिटायरमेंट के बाद उठ रहा है, जो उमर खालिद और दूसरे एक्टिविस्ट को बेल डिनाई करने वाले वर्डिक्ट के लिए भी हेडलाइंस में है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक तीखी टिप्पणी की। Justice Shailendra Kaur, who gave ridiculous judgment denying bail to Umar Khalid and others who have been in jail for 5 years without trial, retires today, waiting to see what post-retirement job she will be given. ये एक सिंपल ट्वीट नहीं था, बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल और लीगल डिबेट का इग्निशन पॉइंट बन गया है। जस्टिस शैलेंद्र कौर ने अपनी फेयरवेल स्पीच में कहा, "There would be days when there would be a tussle between the head and the heart. Each such matter taught me that adjudications travel much beyond. Throughout my tenure on the bench, I was reminded that the robe we wear bestows an authority which has real-life implications. This institution, with its legacy, majesty, and moral compass, is far greater than any one of us. If I leave behind anything, I hope it is a few words written with compassion, a few orders passed with conviction, and a career defined by hard work and integrity." ये शब्द एक जज के इनर स्ट्रगल और बेंच की जिम्मेदारी को दिखाते हैं। लेकिन आयरनी ये है कि उनकी रिटायरमेंट से कुछ ही दिन पहले उमर खालिद और दूसरे 9 एक्टिविस्ट की बेल रिजेक्ट करने का फैसला आया था, जहां लोगों को लगता है कि कंपैशन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स दोनों मिसिंग थे। प्रशांत भूषण के साथ साथ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस ऑर्डर पर अपने व्यूज दिए हैं। उमर खालिद, शार्जिल इमाम और दूसरे 7 एक्टिविस्ट 5 साल से बिना ट्रायल के जेल में हैं और उनकी बेल पिटीशंस बार बार रिजेक्ट होते हुए आई है। ट्रायल कोर्ट ने 2022 में मना किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2022 और 2025 में मना किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को विड्रॉल्स और एडजर्नमेंट्स के चक्कर में रिलीफ नहीं मिल पाया। उमर खालिद के लॉयर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली विड्रॉ कर ली थी, साइटिंग चेंज सर्कमस्टांसेस। लेकिन इन सब डिलेस का नतीजा ये है कि एक इंसान 5 साल से एक ऐसे केस में जेल में है जिसमें ट्रायल अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। इसीलिए CPIM ने अपने स्टेटमेंट में कहा, "All of them have been under detention for over 5 years under the draconian UAPA for being linked to the alleged conspiracy behind the February 2020 communal riots in Delhi. This is the 5th time that their bail application is being rejected in the last 5 years. It is all the more disturbing that even the charges against them have not been framed for the last 5 years." पार्टी ने एक ट्रेविसिटी ऑफ जस्टिस और बेल प्रिंसिपल का आउटराइट वायलेशन बोला, जहां लॉ क्लियरली कहता है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। प्रशांत भूषण ने तो और भी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करते हुए कहा, "This is Umar Khalid. He used to worry about the poor and backward people of the country. If you listen to any of his speeches, in every speech he talked about non-violence. Because he is a Muslim, Modi's police have kept him arrested. Even after 5 years, his trial has not even started. Yet the High Court did not grant him bail. What kind of justice is this?" ये एक बड़ा चार्ज है जो कम्युनल बायस और स्टेट मशीनरी के मिसयूज को हाईलाइट करता है। इस बेल ऑर्डर में एक और डिस्टर्बिंग चीज थी। कोर्ट ने अपना रूलिंग 133 पेजेस में लिखा, पर उसमें क्लियरली कहा गया था कि सिर्फ सरफेस एनालिसिस किया जा रहा है एविडेंस का। मतलब ना पूरा ट्रायल हुआ, ना डिफेंस के पास प्रॉपर चांस था क्रॉस एग्जामिनेशन का। लेकिन स्टेट के नैरेटिव को फुल बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया। प्रोटेक्टेड विटनेसेस जैसे कि प्लूटो के स्टेटमेंट्स, जिन्होंने एलिजिबली बिरयानी डिलीवर करते वक्त कॉन्स्पिरेसी सुन ली, उनको सीरियस एविडेंस मान लिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने को भी टेरर कॉन्स्पिरेसी ट्रीट किया गया। क्रिटिक्स ने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिसेंट को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के इक्वल में ट्रीट करना है। दर्शकों, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का एक स्टेटमेंट भी याद करने लायक है। "If you are doing something against the nation, you better be in jail till you are acquitted or convicted." ये एक ऐसी लाइन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यू प्रोसेस को अंडरमाइन करता है। इंडिया के क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का बेसिक रूल है, ट्रायल होने तक किसी को कन्विक्ट नहीं माना जा सकता और बेल देना एक डिफॉल्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक रिवर्स ट्रेंड देखने को मिलता है। ट्रायल पेंडिंग है, लेकिन जेल एक ऑटोमेटिक पनिशमेंट बन गया है। फॉर्मर CJI DY चंद्रचूड़ ने भी इस टॉपिक पर एक नुआंस पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा, "I do not want to comment on the merits of the case, but I must tell you one thing, which is lost sight by a lot of people when it comes to Umar Khalid's case. Can you imagine that the case was adjourned? There were at least 7, if not more, adjournments which were sought by the counsel appearing for the Umar Khalid, and eventually the application for bail was withdrawn." CJI DY चंद्रचूड़ ने इस बात को हाईलाइट किया कि एडजर्नमेंट्स और केस विड्रॉल्स का रिकॉर्ड देखना भी जरूरी है। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि सोशल मीडिया नैरेटिव्स जुडिशरी को एक तरह का पंचिंग बैग बना देते हैं, जहां कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करके
एक साइडेड नैरेटिव चल जाता है। फिर भी क्रिटिसिज्म यहाँ तक सीमित नहीं रहे। लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर एक डिस्टर्बिंग प्रेसिडेंट सेट करता है। अगर व्हाट्सएप चैट्स, अनवेरिफाइड विटनेस स्टेटमेंट्स और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ही कॉन्स्पिरेसी का प्रूफ मान लिया जाएगा तो डिसेंट और डेमोक्रेसी के लिए स्पेस बहुत नैरो हो जाएगा। इसीलिए कई ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए और क्लियर करना चाहिए कि यूएपीए जैसे ड्रकोनियन लॉज का मिसयूज किस लेवल तक एक्सेप्टेबल है। जस्टिस शैलेंद्र कौर का करियर देखा जाए तो वो एक लॉन्ग सर्विंग जज रही। 1988 में एलएलएम किया, 1992 में दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन किया, 2003 में हायर जुडिशियल सर्विस में गई और 2023 में हाई कोर्ट जज बन गई। कॉलेजियम ने उनके एलिवेशन के टाइम उनकी मेरिट और इंटीग्रिटी को नोट किया और वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए उन्हें प्रमोट किया। लेकिन अब उनका करियर के लास्ट फेज का सबसे बड़ा रिकॉल पॉइंट उमर खालिद और को एक्यूज की बेल डिनायल बन गया है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशांत भूषण का डाउट सही है? क्या उन्हें कोई ट्राइब्यूनल कमीशन या सरकारी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब मिलेगी? इस बैकग्राउंड में जस्टिस कौर के ऊपर भी स्पेकुलेशंस होना नेचुरल है। मीनवाइल उमर खालिद की पार्टनर बानो ज्योत्सना लहरी ने बोला, Keeping someone in jail for 5 years without trial is itself a ground for bail. We are disappointed by the court's decision but remain hopeful. The fight for justice will now move to the Supreme Court. यहाँ तक कि जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने भी सॉलिडारिटी मार्च अनाउंस किया है 13 सितंबर को उमर खालिद के अरेस्ट के 5 साल कंप्लीट होने पर। ये केस अब एक लीगल बैटल से ज्यादा एक पॉलिटिकल सिंबल बन गया है। प्रोटेस्ट, स्पीचेस, सॉलिडारिटी मार्चेस और ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स के साथ एक और कॉन्ट्रडिक्शन क्रिटिक्स ने हाईलाइट किया है कि सीएए प्रोटेस्ट के दौरान भड़काने वाले स्टेटमेंट्स देने वाले बीजेपी लीडर्स जैसे कि अरुण ठाकुर और कपिल मिश्रा खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि उमर खालिद और दूसरे एक्टिविस्ट बिना ट्रायल के जेल में हैं। सीपीआईएम ने इसे एक जुडिशियल कॉन्ट्रडिक्शन बोला और मालेगांव ब्लास्ट एक्यूज्ड प्रज्ञा ठाकुर और दूसरों को एक्विटल देना और खालिद को जेल में रखना एक ग्रेव इनजस्टिस कहकर कंपेयर किया। इस सब के बीच में ये इशू ये है कि क्या इंडिया का जुडिशरी यूएपीए केसेस में अपना रोल बैलेंस कर पा रहा है? क्या वो एग्जीक्यूटिव के नैरेटिव को चैलेंज कर रहा है या सिर्फ रबर स्टैम्प बन गया है? उमर खालिद के बेल ऑर्डर ने एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है जो हर बार यूएपीए केसेस में उठता है। क्या लॉ का असली मकसद नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करना है या पॉलिटिकल डिसेंट को क्रश करना? जस्टिस शैलेंद्र कौर ने अपने फेयरवेल में कहा था कि उनकी लेगेसी कंपैशन और इंटीग्रिटी होगी, लेकिन हिस्ट्री उन्हें याद किस तरह रखेगी। अब ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर कोर्ट्स उमर खालिद और दूसरे एक्यूज के साथ क्या करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट उनको बेल देता है और प्रोसिक्यूशन के नैरेटिव को वीक मानता है तो कौर के ऑर्डर को एक हार्श और अनजस्ट प्रेसिडेंट माना जाएगा। अगर नहीं तो वो रूलिंग इंडियन जुडिशरी के नेशनल सिक्योरिटी ओवर लिबर्टी ट्रेंड का एक माइलस्टोन बन जाएगा। ये कंट्रोवर्सी एक चीज क्लियर करती है, जजेस के रिटायरमेंट स्पीचेस और ग्राउंड रियलिटीज के बीच का गैप बहुत बड़ा है। एक तरफ लॉफ्टी आइडियल्स के डायलॉग्स होते हैं, रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस, कंपैशन, कन्विक्शन, और दूसरी तरफ एक 133 पेज जजमेंट होता है जो इंसान को 5 साल तक बिना ट्रायल के जेल में रखने को जस्टिफाइड बोलता है। और इसी कॉन्ट्रडिक्शन को प्रशांत भूषण जैसे लोग शार्पली क्रिटिसाइज भी करते हैं। उनका ट्वीट एक मिरर है, एक अनकंफर्टेबल मिरर जो जुडिशरी को उसके खुद के कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाता है। क्या आप भी एडवोकेट प्रशांत भूषण के स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।